नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड के भी चुनाव नतीजे कल आएंगे और सिर्फ 16 घंटे का वक्त अब बचा हुआ है। 16 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसकी होगी सरकार और किसे मिलेगी हार, इसे लेकर अभी भी कयासों का बाजार गर्म है। एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है और बीजेपी कांग्रेस के बीच में राज्य में सरकार बनाने को लेकर कांटे की टक्कर फिलहाल दिख रही है। अब सिर्फ 16 घंटे का इंतजार है और धीरे धीरे ये वक्त कम भी हो रहा है, लेकिन बेसब्री ऐसी है कि इंतजार हो नहीं रहा। इसीलिए अगले 1 घंटे में अंदर की बात जानने की हम कोशिश करेंगे। नेताओं और पार्टियों की चाल ढाल क्या कहती है, किसके पक्ष में दिख रहा है माहौल, किसकी बनती दिख रही है सरकार, पहाड़ में क्या रुझान है, मैदान में क्या समीकरण है, गढ़वाल में कैसी है बीजेपी की स्थिति और कुमाऊं में क्या है कांग्रेस का हाल। अगले 1 घंटे में पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है और ग्राउंड पर सिचुएशन क्या बनी है। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारी संवाददाता भारती सकलानी देहरादून से हैं, शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से और बलबीर परमार उत्तरकाशी से हैं। हम तीनों के पास चलेंगे और भी तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले भारती के पास चलते हैं। भारती, अगर देहरादून की बात करें तो क्या माहौल है बीजेपी के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर में, और नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या इशारा कर रही है? नेट टू नेट फाइट या कुछ और? देखिए, नेक टू नेक फाइट तो बनी ही हुई है अनुपम, और इस वक्त मैं बीजेपी के ऑफिस में ही मौजूद हूं। यहां पर भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है और कल की काउंटिंग को लेकर जो कंट्रोल रूम यहां पर बनाए गए हैं वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। किस तरीके से कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये कहा जा सकता है कि बना रहे हैं। कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आपने पूछा ओवरऑल प्रदेश में किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, तो अनुपम मैं बताऊं, सुबह से मैं हर जगह गई हूँ। अगर हम सबसे पहले कांग्रेस की बात कर ले, पूर्व सीएम हरीश रावत से भी आज मुलाकात हुई। पूरी तरह से आश्वस्त अपनी जीत को लेकर वो नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं भी अपनी सीट निकाल रहा हूं, मेरी बेटी भी अपनी सीट निकाल रही है। हरिद्वार ग्रामीण की जो सीट है वो अनुपमा रावत जीत रही है, ये उनका कहना है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर लगातार बना हुआ है। चाहे बीजेपी की बात कर लें या फिर हम कांग्रेस की बात कर लें, नेक टू नेक फाइट लगातार बनी हुई है। इसके अलावा थर्ड प्लेयर आम आदमी पार्टी को भी मैं यहाँ पर जोड़ लूँ, पूरी तरह से सन्नाटा उनके पार्टी ऑफिस में पसरा हुआ है अनुपम। कोई किसी तरह की हलचल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। तो कल का दिन बेहद दिलचस्प है। तौर पर आप बता रही हैं कि हलचल नहीं है, लेकिन नेताओं के चेहरे काफी कुछ बयान कर देते हैं और जाहिर तौर पर अंदर खाने जो इन लोगों का सर्वे या तमाम रिपोर्ट्स हैं उससे भी इन्हें काफी जानकारियां मिलती हैं। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ हल्द्वानी से हैं। शैलेंद्र, अगर हल्द्वानी और आसपास की बेल्ट की बात करें तो वहां पर नेताओं के रिएक्शंस किस तरीके के हैं और क्या कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? नुक्कड़ सभाएं या बाकी चीजों में, गली कूचों पे या चाय की दुकानों पर इस तरह की चर्चाएं आम हो जाती हैं अब? देखिए, बिल्कुल अनुपम, आपने ठीक कहा कि चुनाव नतीजों से पहले जिस तरीके की चर्चाएं चलती हैं चाय और नुक्कड़ों पर, वो बिल्कुल सुनने और देखने लायक होती हैं। और हल्द्वानी और उसके आसपास का जो इलाका है वहां भी इस तरीके की सभाएं, इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि जो हल्द्वानी की सीट है, हल्द्वानी की सीट पर क्योंकि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, सुमित हृदयेश, तो इस बात की चर्चा तेज है कि क्या सुमित हल्द्वानी के विधायक बन पाएंगे। और ठीक बगल की सीट सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है लालकुआं की सीट, जहां से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2017 में हमने देखा कि हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव हार गए थे, इसलिए जो उनके बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं उनको दिलचस्पी इस बात पर है कि क्या 2022 में हरीश रावत लालकुआं, जो उनके लिए बिल्कुल फ्रेश सीट है और बीजेपी ने भी वहां से बिल्कुल नए नवेले प्रत्याशी को उतारा है जो कि जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, उनका हरीश रावत से मुकाबला है। तो ये माना जा रहा है कि हरीश रावत, इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि हरीश रावत क्या हरा पाएंगे बीजेपी के इस जमीनी कार्यकर्ता को या नहीं हरा पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम एक बड़ी हॉट सीट की बात करें, यानी प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट है उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहां पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या भुवन कापड़ी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो मुख्यमंत्री को कितनी करीबी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि साल 2017 का मुकाबला रहा था उसमें बहुत करीबी, यानी 2700 के तकरीबन वोटों से मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय पुष्कर सिंह धामी, लेकिन तब जीते थे। मोदी लहर के बीच 2700 के अंतर बहुत कम माना गया था। ऐसे में इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो थारू मतदाता हैं वो किस तरफ वोट दे रहे हैं, जातीय समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं लोग।
पहाड़ और जमीन का समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। जनजातीय और पहाड़ के समुदाय के जो अलग अलग समुदाय के वोट हैं, अलग अलग इलाकों के वोट हैं, उनका कैलकुलेशन जारी है। उसके अलावा जो सिख मतदाता हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने किसको वोट दिया, क्योंकि जो उधम सिंह नगर अक्सर जिला है शैलेंद्र, वो भी जब मैं अच्छा खासा अभी मायने हाल रखता ही है। में कुछ वक्त पहले उत्तराखंड के दौरे पर था तो हमने देखा कि तमाम कैंडिडेट्स जो है वो 2017 की फिगर्स के साथ साथ 2019 के रिजल्ट से भी काफी कुछ जातिगत पहलू और समीकरणों को बना करके 2022 के सिनेरियो को, तस्वीर को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप भी 2017 और 2019 की फिगर आउट्स और उनके जो आंकड़े हैं उनके आधार पर आकलन हो रहा है? देखिए अनुपम, आपने जो बात नोट की है वाकई इस तरीके की बातें हो रही हैं। जैसे हम हल्द्वानी सीट की बात करें तो इस सीट पे 2022 में माफ कीजिएगा, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय यह माना गया कि हल्द्वानी सीट से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं हल्द्वानी विधानसभा सीट से वो जीते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी को ये लग रहा है या बीजेपी के लोग ये आकलन कर रहे हैं कि 2022 में अगर ये विधानसभा चुनाव हो रहा है तो अगर 2019 के ट्रेंड पर अगर मतदान होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दोबारा से लोग मतदान करते हैं, तो फिर हल्द्वानी जैसी विधानसभा सीट जो कि एक मुश्किल सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता, ऐसा माना गया है कि मुस्लिम मतदाता ज्यादातर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर वोट मतदान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शैलेंद्र आप। विजयवर्धन उप्रेती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, कुमाऊं और पहाड़ के एरियाज की अगर बात करें, उन विधानसभा सीटों की बात करें जिन पर दंगल काफी दिलचस्प था, नेट टू नेट की फाइट थी, वहां पर क्या सिनेरियो उभर करके आ रहा है? सीट वार जरा समझाने की आप कोशिश करिए। जी अनुपम, मैं आपको बताऊं, कुमाऊं की जो 4 पहाड़ी जिले हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में 14 विधानसभा सीटें इधर है। अगर हम 2000 पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 14 में से मात्र 3 सीटें कांग्रेस के पास थी, 11 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। इस बार भी इस पहाड़ी जिलों में खासकर 2 कद्दावर नेता हैं, एक पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह गुंजवाल हैं और बिशन सिंह चुफाल हैं डीडीआर विधानसभा से, जो कैबिनेट मंत्री हैं। ये दो बड़े कद्दावर नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव में लगी है। और फिलहाल का अगर हम चुनावी माहौल कहें तो निश्चित तौर पर अनुपम 2017 की परिस्थितियां कुछ और थी, क्योंकि 11 सीट उस वक्त मोदी की सुनामी थी और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था, उसको कैश कराते हुए 11 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। जी अनुपम। बिल्कुल विजय, आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, लेकिन इस बीच एक चीज और है कि पहाड़ों पर कई ऐसे मुद्दे रहे जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं और उन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट भी कास्ट किया है। ऐसे में यह प्रेडिक्शन करना कि वो कांग्रेस के फेवर में गया है या बीजेपी के फेवर में गया है, यह अभी तक साफ हो पा रहा है क्या? मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पर पहाड़ के अपने मुद्दे हैं, क्योंकि हर कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ प्रदेश के मुद्दे हैं। उस तरीके से लोगों ने मिला जुला यहाँ पर मतदान किया है। कुछ लोगों ने प्रदेश सरकार के हिसाब से मतदान किया है, कुछों को उनके जो सिटिंग विधायक हैं उनको लेकर उन्होंने मतदान किया है। तो और छोटे छोटे इश्यूज में है, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप देखें, आपदा का एक बड़ा सवाल है, रास्तों का सवाल है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य का सवाल है। तो इस तरीके के मुद्दे भी लोगों ने निश्चित तौर पे उनके जहन में मतदान करते वक्त थे। लेकिन मुझे जो एक तस्वीर जो साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि 2017 और 2022 में एक काफी फासला दिख रहा है और वो कहीं ना कहीं जो पिछला चुनावी गणित था वो बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात विजयवर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से कह रहे हैं। बलवीर परमार उत्तरकाशी से हमारे साथ है। बलबीर, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ताल ठोक दी थी, दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी थी और अब रिजल्ट का दिन है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है वहां से? बलबीर, आवाज आ रही है आपको मेरी? बलबीर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। एक बार भारती के पास चलते हैं। भारती, अब सवाल यह कि जब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं तो धड़कनें तो जाहिर तौर पर तेज है, क्योंकि आज की रात भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में आपने नेताओं से बातचीत की होगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों के, क्या कह रहे हैं? वो सब अपनी अपनी जीत के दावे ही कर रहे हैं या कुछ मानते हैं कि हां नुकसान हो रहा है?
देखिए सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ उनके परिवार वाले भी काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं उनकी जीत को लेकर, और अपने अपने क्षेत्र का रुख भी कई लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर शाम को निकलेंगे, कुछ का ये कहना है कि वो कल सुबह ही क्षेत्रों के लिए निकल जाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज इसी तरह की अनुपम की अपनी अपनी जीत को लेकर क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं, इसको लेकर जो है प्रत्याशी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और सभी ये मानते हैं कि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा नतीजों में देखने को मिलेगा। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ दूं, कई लोग ऐसे भी हैं अनुपम जो सट्टा लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, कैंडिडेट्स के ऊपर सट्टे भी यहाँ पर लग रहे हैं, तो वो यहाँ पर जीत को लेकर इस तरह की भारतीय लगे आज चौका मारने के लिए सट्टा बाजार भी सक्रिय हो गया होगा। शादाब शम्स हमारे साथ बीजेपी से है, गरिमा दसोनी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है, और गरिमा दसोनी बड़ी एक्टिव रही चुनाव प्रचार के वक्त में, क्योंकि जब हम देहरादून गए थे तो गरिमा जी से भी मुलाकात हमारी हुई थी। शादाब भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कुमाऊं की बात कर लें या गढ़वाल की बात कर लें, यह कहा जा रहा है कि 2017 में जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला था वो तस्वीर कमोबेश 2022 में नजर नहीं आ रही है, और एग्जिट पोल्स भी काफी हद तक उस बात को साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? अनुपम भाई, एग्जिट पोल हैं, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं। हमने भी अपनी मेहनत की है, एग्जिट पोल ने भी अपनी मेहनत की, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमने नारा दिया था इस बार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60 पार, और 60 का मतलब हम जानते हैं कि हमें 57 से 3+ जाना है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, पुरोला पहले नंबर की हमारी सीट है, उत्तरकाशी की पहले नंबर पे आती है पुरोला सीट। पुरोला से लेके 70वें नंबर की सीट है खटीमा, पुरोला से लेके खटीमा तक एक तरफा हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गरिमा जी तो मुस्कुरा रही हैं आपकी बातों पर, को तोड़ते हुए नया इतिहास आप इतनी सीरियस बात कर रहे हैं कि गरिमा जी तो मुस्कुरा रही हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं कि क्यों आखिर आप ये कह रहे हैं कि पुरोला से लेके खटीमा। अनुपम जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं क्योंकि इनके नेतृत्व ने 60 पार का नारा दिया, और इतना बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर प्रवक्ताओं में हो गया है कि ये तो 70 पार की बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे पुरोला से लेकर खटीमा तक 70 की 70 सीट हम जीत रहे हैं, जबकि आधे चुनावी अभियान में इनको मुंह की खानी पड़ी, और अपने ही कार्यालय से 60 पार का नारा जो है उसका बोर्ड उतरवाकर करती आई है, कर रही है, करेगी भाजपा, एक ऐसा टंग ट्विस्टर नारा इन्होंने दिया जो इनके प्रवक्ताओं को याद नहीं हो रहा है। तो वो 60 पार तो दूर की बात है। अगर शादाब जी की बात पर आपको याद हो गया, शादाब जी की जनता को याद हो गया होगा, नहीं, अभी तो मैं भी तोड़ मरोड़ के ऊपर जाएंगे, दिख जाएगा। तो इनको 60 पार का नारा अपना डंप करना पड़ा, और बड़बोलापन या मुझे ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए वो शादाब जी में दिखाई पड़ रहा है कि ये पुरोला से खटीमा तक, खटीमा के इनके मुख्यमंत्री की सीट खुद खड़ाई में है, क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरी दिन बस्तियों में 200-300 रुपए बांटते हुए और महिलाओं को 200-300 की साड़ी। मैं आऊंगा गरिमा जी। बलबीर परमार उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं, उनके पास ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां से उनको समझ लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा, आगे चर्चा जारी रखेंगे। बलबीर, बताइए आप ग्राउंड सिचुएशन क्या आप देख पा रहे हैं उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में? बिल्कुल अनुपम, उत्तरकाशी की 3 विधानसभा पड़ती है, बुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री। और गंगोत्री विधानसभा में सभी का फोकस है, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा का अपना मिथक है, जिस पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीतता है उसी की सरकार बनती है। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे है, जो यहाँ पे पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो विजयपाल सुजान है, उनके यहाँ भी अच्छा खासी भीड़ लगी हुई है, और उनके जो समर्थकों में काफी उत्साह है। और वैसे ही नए प्रत्याशी जो भाजपा ने उतारे हैं, सुरेश चौहान, वहां पे भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जो ये सीट है दोनों ही पार्टी दावा कर रही है। इसके अलावा दोनों पार्टी की नजर इस बात पे भी है कि जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे कर्नल कोठियाल, वो कितनी वोट काट लेते हैं और किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी नजर सब गड़ाए पड़े हैं। तो अब कम ही समय रह गया है। इसके अलावा अगर हम यमुनोत्री विधानसभा की बात करें तो वहां पे जो निर्दलीय प्रत्याशी है संजय डोभाल, उन्होंने दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी है कड़ी टक्कर उनको दी है। तो ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि काफी मजबूत वो इस समय है, और जो हमारे संपर्क उनसे है तो उनसे हुआ है तो उनका कहना है कि तो बलबीर से संपर्क यहां पर टूट गया, लेकिन बलबीर ने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो यहां पर हर सीट का सियासी रुझान क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से चुनाव और उसके बाद अब काउंटिंग का कल वक्त है, ऐसे में हर किसी की निगाहें इसी ओर हैं
कि आखिर कल क्या होने वाला है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। भारती सकलानी देहरादून से, शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से, विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से, बलवीर परमार उत्तरकाशी से और शादाब शम्स बीजेपी से, गरिमा दसोनी कांग्रेस से। गरिमा जी, ब्रेक से पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस अपने आप को किस स्थिति में मान रही है? एग्जिट पोल्स जो संकेत दे रहे हैं उसमें क्या आप मानती हैं, और क्या आपको लगता है कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कांग्रेस या बीजेपी जिसको भी अगर कुछ एक साथ की जरूरत हो तो आम आदमी पार्टी या निर्दलीय पर निगाहें हैं, इसीलिए शायद दाव आजमाया जा रहा है, उन लोगों पर संपर्क भी साधा जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं हैं? मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछले 20-25 दिनों से सिर्फ उठा हुआ और अब उस फेरिस्त है। आप चाहें तो मैं सबके नाम गिना सकती हूं, और सारे के सारे कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, सब विधायक प्रत्याशी हैं जो भीतरघात की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो अपने प्रदेश अध्यक्ष पर लगा रहे हैं, अपने संगठन की संदेहास्पद भूमिका पर लगा रहे हैं। अब उस फेरिस्त में मुन्ना सिंह चौहान भी जुड़ गए जो कह रहे हैं मेरे साथ भी भीतरघात हो गया। तो अब आप बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय को यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी अगर एग्जिट पोल्स को हम सच माने? और अगर शादाब भाई जवाब दे दीजिए। शादाब भाई, आखिर क्यों पार्टी के इतने कद्दावर नेता डेरा डाल दिए हैं? क्या मैनेज करने की कोशिश हो रही है? हमारी अनुपम भाई, हमारे भीतर घात के भरोसे जो जीत का दम भर रहे हो, समझ लीजिए उनकी प्रिपरेशन क्या थी। वो पहले ही कमजोर साबित हो रहे हैं। वो तो ये कह रहे अगर हमारे यहां भीतरघात हुआ होगा तो शायद ये जीत जाएंगे। अरे शायद अगर मगर से नहीं होता। हम उस स्टूडेंट की तरह हैं जिसने पूरी ईमानदारी के साथ 5 साल मेहनत की है, और हम डिस्टिंक्शन के लिए लड़ रहे हैं। 95, 96, 97% ये पास होने और फेल होने की बात वो जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो कांग्रेस कर रही है। तो 16 घंटे का काउंटडाउन है और उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि तस्वीर साफ होती दिखेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या सिनेरियो बन रहा है। लेकिन सवाल उत्तराखंड के सियासत का अगर हम कर रहे हैं तो ग्राउंड पर जो स्थिति है उसको भी समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से चुनावी कवरेज कर रहे हैं। भारती सकलानी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हैं, विजयवर्धन उप्रेती हैं, बलवीर परमार हमारे साथ हैं, और जिनसे हम तमाम चीजों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे पिथौरागढ़ का। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ हैं। विजय, अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो इस पूरी बेल्ट में जो जिले हैं उनमें क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या तस्वीर बन रही है, किसका पड़ा भारी है, किसको नुकसान हो सकता है, कहां पर नेट टू नेट का मुकाबला है? विस्तार से आप तमाम जिलों की तस्वीर को जरा रखिए। जी अनुपम, मैं आपको बताऊं, अगर पिथौरागढ़ जिले की बात करें, पिथौरागढ़ जिले में 3 सीटों पर धारचूला, गंगोलियाट और पिथौरागढ़ में पूरा का पूरा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। लेकिन डीडीआर की सीट, जो कि कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की सीट है, वो त्रिकोणीय मुकाबले में है। इस बार वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी मजबूती से खड़े हैं और निर्दलीय किशन भंडारी भी वहां पर ताल ठोक रहे हैं। एक तरीके सिर्फ एक सीट है जिस सीट पे त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, इन जिलों में अगर बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर उभर रही है विजय? इन जिलों में भी अगर हम देखें तो अगर सिर्फ हम बागेश्वर की सीट छोड़ दें जहां पर कि आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूती से खड़ी है, उस सीट को अगर हम छोड़ दें तो सभी सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के बाद बीच क्लियर कट मुकाबला है। जैसे मैंने बताया था कि 2017 में मात्र 3 सीटें यहां पर भी कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन इस बीच चीजें बदली हुई हैं। 2017 से 22 तक काफी चुनावी समीकरण बदले हैं, कई चीजें बदली हुई हैं और कांग्रेस और या बीजेपी दोनों मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़े हैं। जो और दोनों के जो क्षेत्रीय छत्रप है वो काफी मजबूत है। और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये 4 जिले में इसलिए भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात भी करें तो लोहाघाट की सीट थी और हमारे गंगोलियाट की सीट थी और सोमेश्वर की सीट थी। ये 3 सीटें ऐसी थी कि जहां पर मुकाबला 1000 से भीतर था और अभी भी लगभग हर विधानसभा में आप देखेंगे 3 से 4000 पोस्टल बैलेट है और वो पोस्टल बैलेट चुनावी समीकरण को हार को जीत में, जीत को हार में तब्दील कर सकते हैं और तकरीबन 50% से ऊपर पोस्टल बैलेट इस बार लौट आए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप पोस्टल बैलेट की। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से, उनसे लेते हैं। शैलेंद्र, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन तमाम जिलों में क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या जिलेवार तस्वीर है और किसको नुकसान किसको फायदा, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है?
देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तब बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ता चला गया और प्रधानमंत्री की रैली हुई और फिर अन्य नेताओं की रैली हुई, तो फिर बीजेपी के पक्ष में एक तरीके से माहौल बनता चला गया। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल हो गया, लेकिन बीजेपी जो 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद तीसरे मुख्यमंत्री को बैठाया था जिसने, वो एक तरीके से टक्कर में आती हुई दिखी कांग्रेस की, ऐसा पहले नहीं लग रहा था। लेकिन इस समय अगर हम अनुपम बात करें तो उधम सिंह नगर जिले में मुद्दे वही हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा तो है ही है, इसके साथ साथ जो किसान आंदोलन का असर है, जो लोग किसान आंदोलन में सक्रिय रहे वो बीजेपी के साथ कहीं से भी हमको खड़े हुए नजर नहीं आए, जो 2019 और 2017 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आते थे। इस वजह से बीजेपी को वहां पर हल्का नुकसान होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि इस जिले में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जो ज्यादातर सीटें, 9 सीटों में से बीजेपी पिछले बार 8 सीटें जीतने में इस जिले में सफल रही थी, केवल एक सीट, महज एक सीट जसपुर की कांग्रेस जीतने में सफल रही थी। लेकिन जो नैनीताल जिला है ये पहाड़ी जिला है और यहाँ पर बहुत ही साइलेंट मतदान हुआ है। और अनुपम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसान सम्मान निधि दी गई है, घर घर शौचालय बनाया गया है, 1 रुपए का पानी का कनेक्शन, लेकिन शैलेंद्र, अगर किसानों की बात करें तो किसानों का फैक्टर कितना काम करता हुआ दिखाई दिया है, उनका रुझान किस तरफ रहा है, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो किसानों के लिए भी जानी जाती है। देखिए, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि किसान मूवमेंट से जुड़े हुए किसान, जिन्होंने किसान मूवमेंट में हिस्सा लिया, किसी कानून के खिलाफ हिस्सा लिया, वो कहीं से भी बीजेपी के साथ आपको नजर नहीं आएंगे। वो साफ तौर पर कांग्रेस के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उनकी तस्वीर बेहद साफ है कि वो कांग्रेस को अब उनका मत जा रहा है और कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के जितने गणितज्ञ हैं, जितने राजनीतिक गणितज्ञ हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि उधम सिंह नगर में उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़े। शैलेंद्र, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कुछ ही घंटों का इंतजार है। भारती हमारे साथ है। भारती, सीटों के लिहाज से देहरादून और हरिद्वार दोनों बड़े जिले हैं, दिग्गज वहां से ताल भी ठोके हैं। ऐसे में वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या आप बताएंगी? क्या कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में दिखती है या भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखती है? और जो एग्जिट पोल्स जो गवाही दे रहे हैं उनके आधार पर क्या आकलन है आपका? देखिए, देहरादून की 10 सीटों की अगर मैं बात करूं अनुपम, तो 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी पिछली बार और इस बार ये बीजेपी खुद मानकर चल रही है कि 50% सीटें हम जीत रहे हैं। लेकिन ये तय है इस बार कि कांग्रेस अपर हैंड यहाँ पर रहने वाली है कई सीटों पर, क्योंकि कई जगह पर यह भी देखने को मिला लोगों में काफ़ी नाराजगी, मुद्दे जो है वो हावी रहे। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो इस चुनावों में पूरी तरह से उभर कर आया है। कांग्रेस के कई कैंडिडेट, रायपुर सीट की अगर मैं बात करूँ, ये सीट ऐसी सीट है अनुपम जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटों के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार हीरा सिंह बिष्ट जो है वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं उमेश शर्मा काऊ को। तो कई ऐसी सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम मसूरी सीट की बात कर ले, वो बीजेपी का अपर हैंड यहाँ पर दिखती हुई नजर आती है। लेकिन इसके अलावा धर्मपुर सीट पर भी लोगों में नाराजगी है बीजेपी को लेकर। वहां पर उमेश शर्मा काऊ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपर हैंड कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि कल ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा अनुपम की क्या कुछ नतीजे बिल्कुल बिल्कुल भारती आएंगे। हम बलबीर हमारे साथ है उत्तरकाशी से। बलबीर, उत्तरकाशी चमोली, वहां से अगर आप देखें तो मुकाबला कैसा आप देख पा रहे हैं वहां से? बिल्कुल अनुपम, मुकाबला भाजपा और जो कांग्रेस है उसके बीच कांटे की टक्कर है। उत्तरकाशी की हम बात करें तो 3 विधानसभा पड़ती है और पुरोला जो विधानसभा है पहली विधानसभा एक सूबे की, और वहां पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। क्योंकि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है पूर्व विधायक है मालचंद, और जो भाजपा के प्रत्याशी है वो नए प्रत्याशी है दुर्गेश्वर लाल। और यहाँ पे जो क्षेत्रवाद की राजनीति होती है जिस तरह, और मोरी प्रखंड से वो आते हैं तो मोरी प्रखंड से अच्छा खासा मत उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से मालचंद को भी क्षेत्रवाद के चलते अच्छा खासा मत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके पक्ष में जिस क्षेत्र से ज्यादा मत पड़ेंगे वही प्रत्याशी यहां पे विजय होगा, यही माना जा रहा है। इसके अलावा यमुनोत्री विधानसभा है, वहां पे निर्दलीय जो प्रत्याशी है पहले कमजोर माने जा रहे थे, पर जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ता गया वो मजबूत दावेदार की तरह उभर के आए और कड़ी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां पे दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो मजबूत स्थिति में यमुनोत्री विधानसभा में है और उनकी टक्कर इस समय। शादाब शम्स हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और करीब बात सोनी कांग्रेस की। शादाब भाई, सवाल यह है कि हर जिले की हमने ग्राउंड रिपोर्ट को बताने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान ग्राउंड रिपोर्ट में तो नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठा है ऐसा लगता है?
नहीं अनुपम भाई, हमने मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है। युवा मुख्यमंत्री ने अपना पूरे ताकत के साथ पूरा समय देते हुए तमाम परसेप्शंस को बदलने की कोशिश की है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, हमारी 5 साल की सरकार ने काम किए, उन काम लेकिन के एंटी बिहाफ पे इनकम्बेंसी हम भी कुछ तो आप कह ही रहे की हैं। सरकार है, और सरकार हम ये आपकी है भी तो जानते एंटी हैं कि इनकम्बेंसी भी आप ही की होगी, उसका फायदा विपक्षियों को मिलेगा ही, ये तो मानेंगे आप? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी यूपी में, अगर हमारे यहाँ यूपी में एंटी इनकम्बेंसी नहीं देख रही है तो आपको उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी कहां से दिख जाएगी? एंटी इनकम्बेंसी मैं तो केवल इतना कह रहा हूं अनुपम भाई, हमने बहुत ईमानदारी सोनी के जी साथ, जवाब अगर आप दीजिए भाई, देखेंगे, ये तो करे, ये जिस तो चीज के बारे में शादाब भाई तो लिखवा के लाए हैं कागज पे कि 70 मतलब 70 भाजपा, बाकी आपके लिए तो घुसने के लिए भी एंट्री नहीं है। नहीं। आप इसी से संतोष करिए, ये कह रहे हैं। अनुपम जी मेरा निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा, बिल्कुल। मात्र 1 मिनट मुझे आपसे चाहिए। मैं केवल इनके सिर फुटअव्वल के आधार पर नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस की सरकार यहां बन रही है। मेरी 2-3 बातें आप सुन लीजिए। एक तो क्रेडिबिलिटी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इन एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी पर बनता है, क्योंकि पिछले 4-5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा कि मुंह के बल आकर गिर गए थे ये सारे एग्जिट पोल। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, दिल्ली के एग्जिट पोल में क्या हुआ, बिहार के क्या हुआ, आप और गोवा, मणिपुर, ये सारी चीजों में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार बना चुके थे सारे एग्जिट पोल, लेकिन आज सरकार कांग्रेस की है। इसलिए एक तो क्रेडिबिलिटी पर और इनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे वहां 11,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं, उसमें से 60,000 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनमें 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। क्या आधार, क्या बेसिस था इन एग्जिट पोल्स का? क्या उन 7,000 पोलिंग बूथों में जाकर इन्होंने लोगों से बात की? क्या ये इतना पैदल चले हैं अपने एग्जिट पोल के लिए? ये हमारा प्रश्न है इनके लिए। और जहां तक आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, समाज का कोई वर्ग और कोई तबका ऐसा नहीं है जो खुश तो छोड़िए संतुष्ट हो इनसे संतुष्ट तक नहीं है। युवाओं को दुत्कारा है इन्होंने, महिलाओं पर लाठियां चलाई हैं इन्होंने, पंडा पुरोहितों का अपमान किया है इन्होंने, पुलिस प्रशासन की पीठ पे छुरा बोका है इन्होंने। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, जनता दरबार लगाया तो व्यापारी ने आत्महत्या कर लिया। सुन लीजिए, आप देखिए, बोल दिया आपने, यहाँ उत्तराखंड के अंदर भू कानून की मांग होती नहीं, कुछ नहीं। इनके घोषणा पत्र में, फिर इसके बाद इन्होंने कहा की बात है, इनके घोषणा पत्र में भू कानून नहीं है, इनके घोषणा पत्र में गैरसैंण का जिक्र नहीं है। वक्त की मेरे पास कमी है। शादाब शम्स साहब का, गरिमा दोसोनी और तमाम हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपम जी और बातचीत करने के लिए। तो हमने यहाँ पर उत्तराखंड की तस्वीर को कमोबेश बताने की कोशिश की कि आकलन क्या है हर जिले वाइज, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जिलों में ग्राउंड जीरो पर जो हमारे रिपोर्टर थे और साथ ही साथ पॉलिटिकल मेहमानों से तस्वीर को हमने समझने की कोशिश की।